Good morning and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. I'm Jatin Verma. So, we are going to analyze the most important news articles from the Hindu newspaper today. So, first of all, these are the questions you can have a look at. Then, groundwater contamination is a great challenge facing India today. Which of the following is or are responsible for groundwater contamination? तो ये आपको आंसर करना है. Everyone must answer these questions. We are sorry for the delay today because of some technical error at our end. Now, important news articles, polity and governance related issues, GS मेंस पेपर 2. सबसे पहले देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस का क्या कहना है. कल जो स्कीम लॉन्च करी गई परसों वेंसडे को, अटल भूजल योजना, व्हाई अ स्कीम फॉर ग्राउंड वाटर इज नेसेसरी इन इंडिया. देन एनपीआर हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्लान. ऑल दीज थिंग्स आर देयर. देन एक नजर एडिटोरियल्स पे डालते पहले. दिस आर्टिकल, द छोटा वाला आर्टिकल, सेज दैट इट विल बी इन एवरीवन्स इंटरेस्ट्स. It will be in everyone's interest, particularly the Afghans who braved violent attacks, to go out and vote if the remaining steps of the electoral process are completed at the earliest and democracy is reaffirmed in Afghanistan. तो अफगानिस्तान जो पीस प्रोसेस है, that should be Afghan led and that should be Afghan owned as well. राइट. तो सबसे पहले ये है कि अगर साउथ एशिया में हमें पीस चाहिए तो अफगानिस्तान में पीस की बहाली, पीस रिस्टोरेशन इज अ मस्ट इन अफगानिस्तान. और उसके बाद द अदर थिंग्स दैट आर नीडेड इज कि अफगानिस्तान में जैसे हमने देखा कि यूएसए की जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, जो पॉलिसी अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी जिसे हम कहते हैं 2017 की, उसमें इंडिया को एक प्लेस ऑफ एमिनेंस दिया गया है. काफी बार इंडिया का मेंशन था उसमें, उस पॉलिसी में. लेकिन अभी जो चीजें हैं इंडिया की फेवर में इतनी नहीं चल रही, क्योंकि कभी यूएसए, कभी चाइना और तालिबान को इन्वॉल्व किया जा रहा है. ये सब चीजें अभी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं. और अब इस आर्टिकल की खबर करें, इस आर्टिकल की तरफ रुख करें तो इसमें वी हैव कवर्ड दिस इन डेप्थ इन द लास्ट लेग ऑफ दिस टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस क्लास. असम्स आइडेंटिटी फियर फेस अप टू दिस डिवाइसिव पॉलिटिक्स. असम का जो आइडेंटिटी फेयर है, द आर्टिकल सेज दैट dangerous divisive nature of the constitutional amendment act to create second class citizens of the country's largest minority population, that is of Muslims, has become evident to all those who nourish the idea of India as enshrined in the Constitution of India. That is, जिन लोगों का इंडिया का आइडिया सेक्युलर कंट्री का है, उन लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है कि असम में क्या चल रहा है. तो थोड़ा सा पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं इस आर्टिकल की. वी मे नॉट गो टू डीपर इनटू इट. Now, this article, what are the amendments that CAA needs in order to make it acceptable? तो राइटर का ये कहना है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स चाहिए. The article says that it is opportune time for the government to sign up to the refugee convention. इंडिया ने, आपको ये बताना है कि इंडिया ने क्या रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया है या रेटिफाई किया है. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. सो रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में यू हैव टू रीड अ लिटिल बिट मोर. www.jatinverma.org पे रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में चीज़ें दी गई हैं, आप वहाँ से थोड़ा पढ़ सकते हैं. और आई रिक्वेस्ट यू ऑल, 15 दिसंबर से जो डीएनए रेगुलर हो रहा है, आप लोग उसका बैकलॉग थोड़ा सा कवर करेंगे. तो हमने नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी पे भी उसमें बात करी है और इंटरनेशनल रिफ्यूजी कन्वेंशन पे भी. एंड साइड बाय साइड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. So International Covenant on Civil and Political Rights is also in news these days. Then क्या अमेंडमेंट्स हैं जो सीएए में चाहिए. तो राइटर ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल एंड द स्टेटलेसनेस कन्वेंशन. स्टेटलेसनेस कन्वेंशन क्या है, ये एक नई कन्वेंशन निकल के आई है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड शो दैट इट इज सीरियस अबाउट दिस इशू. We have to show, government has to show that government is serious about this issue beyond the narrow optics that are currently playing out right now in the country. तो ये अच्छा आर्टिकल है एक, इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं. दिस आर्टिकल सेज दैट इन इंडिया, ये आर्टिकल ये कहता है, वेरी लिटिल ऑफ द myriad public policy interventions has been directed towards women's empowerment. The opposition of caste-based politics, caste-based political parties to women's reservation. तो जो caste-based political parties हैं, वो women's reservation बिल को हमेशा जो है उसको क्रिटिसाइज करती रहती है या फिर ओपोज करती रहती है पार्लियामेंट में. समाजवादी पार्टी या फिर और जो पॉलिटिकल पार्टीज देखी गई हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट थोड़ा सा ये पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं इस आर्टिकल की. दिस आर्टिकल
describes how Fatehpur Sikri, Akbar's famed capital, added one more page to its rich history when it became the observatory for sky gazers, scientists and photojournalists. तो इसे इग्नोर कर सकते हो थोड़ा सा, जिन्हें पढ़ना हो वो पढ़ सकते हो ना. कमिंग हेयर, अटल भूजल योजना, वाई अ स्कीम फॉर ग्राउंड वाटर. सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे. फाकिन मार्क इंडिकेटर और वाटर स्ट्रेस इंडिकेटर क्या होता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ वाटर स्कैसिटी. वाटर स्कैसिटी को मेजर करने के लिए ग्लोबल इंडिकेटर बनाया गया है. It defines the water scarcity in terms of total water resources that are available to the population of a region, measuring scarcity as the amount of renewable fresh water that is available for each person each year. Right? If the amount of renewable water per person per year in the country is below 1700 cubic meter, the country is said to be experiencing water stress. If it is below 1000 cubic meter, it is said to be experiencing water scarcity. If the water availability is below 500 cubic meter, it is experiencing, country is said to be experiencing absolute water scarcity. Right? So these things are there. Now, snippets for prelims अगर हम देखें, sustainable goal target 6.1 calls for universal and equitable access to safe and affordable drinking water. India is now a signatory to 2010 United Nations Declaration of Water as a Right. तो ये सारा जो स्टफ है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस वन, फाकिन मार्क इंडिकेटर. नाउ कमिंग हियर, अटल जल इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड सेंट्रल स्कीम. तो आपको ये ध्यान देना है, अटल जल जो है वर्ल्ड बैंक फंडेड है, राइट. सेंट्रल स्कीम एम्ड एट इम्प्रूविंग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. It was approved by the World Bank Board in June 2018. The idea first came up in 2015 in the view of depleting water resources, groundwater resources. जो हम देखते हैं कि नीति आयोग का जो composite water management index है 2.0, जो कि अगस्त 2019 में रिलीज किया गया था, उसमें भी ये चीज़ का मेंशन है कि ग्राउंड वाटर, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, ये जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया की, इसमें ग्राउंड वाटर जीरो हो सकता है. ग्राउंड वाटर वुड टच जीरो लेवल बाय 2020 इटसेल्फ. तो आइडिया 2015 में डिस्कस किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते हमारी गवर्नमेंट ये स्कीम नहीं लेके आई. जल शक्ति मिशन और ये सब चीज़ें लाई गई, बट ग्राउंड वाटर डिप्लेशन को केटर करने के लिए पहली बार ये प्रोग्राम लेके आया गया है. गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन टू स्टार्ट अ प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन बजट ऑफ 2016-17. लेकिन उस समय डीमोनेटाइजेशन का पानी जो सूख रहा था, वो सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी. विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अबाउट ₹6,000 crore. हाउ स्कैर्स इज वाटर इन इंडिया? इंडिया accounts for today 16% of the world's population, living in less than 2.5% of global area, and has just 4% of the global water resources. Then coming here, according to the Central Water Commission, the estimated water resources potential of the country, which occurs as a natural runoff in the rivers, is 1999 billion cubic meters. Of this, estimated utilizable resources are around 1122 billion cubic meters per day, 690 BCM per year surface water, and 432 BCM per year replenishable ग्राउंड वाटर. राइट. तो आपको ये बताना है, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस तो कर रहे हैं, वाटर कौन सी लिस्ट में आता है. वाटर स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. इसी के साथ ही आप बताओगे कि एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आता है. राइट. अंडर व्हाट लिस्ट द एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट फॉल्स. तो आपको ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बताने हैं वाटर से रिलेटेड. और WHO का पर पर्सन पर डे, जो पर कैपिटा पर पर्सन पर लीटर वाटर अवेलेबिलिटी क्या है WHO का. FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने क्या कहा है कि कितने लीटर्स पर कैपिटा पर पर्सन वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ये आपको बताना है यहाँ पे. नाउ विद द पॉपुलेशन राइजिंग, डिमांड फॉर वाटर विल इंक्रीज मैनी फोल्ड इन द कमिंग ईयर्स. अकॉर्डिंग टू CWC, per capita availability in the country will decrease from 1434 cubic meters in 2025 to 1219 cubic meters in 2050. By CWC benchmarks, Central Water Commission के benchmarks के according, water stressed condition तब होती है इंडिया में जब
1700 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी, 1700 क्यूबिक मीटर्स पानी रहता है। वाटर स्कैसिटी कंडीशन, जब ये पानी का लेवल 1000 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन से नीचे हो जाता है। पर कैपिटा का मतलब यहाँ पे पर पर्सन है। नाउ सम रिवर बेसिन्स आर फेसिंग अ वाटर स्कैसिटी कंडीशन, सम रिवर बेसिन्स आर फेसिंग अ वाटर स्कैसिटी कंडीशन, अमंग दीज आर दी बेसिन्स ऑफ, एक नजर मैप पे डाल लेते हैं, दिस इज द मैप। तो आज आपके लिए ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप आंसर करेंगे। नेम द रिवर्स कटिंग द ट्रॉपिकल लाइन इन इंडिया, कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो ट्रॉपिकल लाइन को कट करती हैं? डज रिवर लूनी फॉल इनटू द सी और नॉट, कौन सी सी में जाके गिरती है रिवर लूनी? इफ एट ऑल इट फॉल्स इनटू द सी और नॉट। वाई डू मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमारा जो टिल्ट है वो वेस्ट टू ईस्ट क्यों है रिवर्स का, ये आपको बताना है। वाई मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, ये आपको बताना है, राइट। तो मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। महानदी पे जो रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रही है वो कौन सी स्टेट्स के बीच में चल रही है, राइट। और इसी के साथ ही वाटर डिस्प्यूट्स के लिए, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है, ये भी आपको बताना है। तो हमने ये चीज़ें कुछ कुछ डिस्कस करी। 54% ऑफ इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। सोर्स क्या है? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो इंडियाज वाटर क्राइसिस, 70% ऑफ इंडियाज वाटर इज कंटामिनेटेड। कंटामिनेशन में हमने पिछले दिनों डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस में, इन्हीं यूट्यूब वीडियोस में हमने ये एनालाइज करा था कि कौन से 2 बड़े केमिकल्स हैं, मेटल्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं। ये आपको बताना है कौन से 2 बड़े केमिकल्स हैं, राइट। I would urge each one of you to please answer the questions. Otherwise, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का लिखने का। 70% of India's water is contaminated. 75% of households do not have drinking water on the premises. तो इसी को हम स्वच्छ भारत के साथ, स्वच्छ भारत मिशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, राइट। Now, 84% of rural households do not have access to piped water. 84%. Overall, 75% households do not have access to drinking water. और अब थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हाउसेज बनाए जा रहे हैं उनमें पाइप्ड वाटर सप्लाई, टैप वाटर सप्लाई का कोई प्रोविजन है क्या? राइट तो उसमें क्या टैप वाटर सप्लाई का कोई प्रोविजन है, ये आपको बताना है। और जल शक्ति मिशन जो लाया गया था उसके क्या क्या सेलियंट प्रोविजंस हैं, ये आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखेंगे। नाउ कमिंग हियर, अमंग दीज आर द बेसिन्स ऑफ इंडस अप टू द बॉर्डर, जिनको हम वाटर स्कैसिटी कंडीशन में कहते हैं, राइट। तो पूरे इंडिया के जो रिवर बेसिन्स हैं उनमें वाटर स्कैसिटी की सिचुएशन देखी जा रही है। कृष्णा वाटर पे डिस्प्यूट देखी जाती है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कृष्णा जो है जिनको टच करती है, या कृष्णा जिन स्टेट से होके गुजरती है, राइट। कावेरी, सुबर्णरेखा, पेन्नार, माही, साबरमती एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, and west flowing rivers of Kutch and Saurashtra including Luni River. Water scarcity is most acute in the basins of Kaveri, Pennar, Sabarmati and east flowing rivers and west flowing rivers of Kutch and Saurashtra including Luni. Now coming here, ये हमने स्टडी कर लिया इसके बारे में। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये आप क्विकली खुद से पढ़ेंगे और क्या क्या कदम सरकार ने लिए हैं। What other steps have been taken by the government? Water Prevention and Control of Pollution Cess Amendment Bill. According to the Union Ministry of Environment and Forest, amendment would go a long way in checking the groundwater contamination caused by the industry. Flagship Jal Jeevan Mission. इसके जल जीवन मिशन के फोकस एरियाज, 5 salient objectives क्या हैं, ये आज आप कमेंट सेक्शन में प्लीज इसे आंसर करेंगे। What are the 5 main objectives of Jal Jeevan Mission? National Rural Drinking Water Program is a centrally sponsored scheme aimed at providing every person in rural India with adequate safe drinking water for drinking, cooking and other domestic needs in a sustainable manner. National Water Policy Center plans to come out with an updated version of National Water Policy 2012 with key changes in water governance structure and regulatory framework, besides setting up a National Bureau of Water Use Efficiency. National Bureau of Water Use Efficiency. Now, other government initiatives, थोड़ा सा इसे खुद पढ़ेंगे।
रिसेंटली एक नया चेंज इसमें लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के ऑब्जेक्टिव्स में 2011 से 22 का इनका स्ट्रैटेजिक प्लान था। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी लाया गया है। ये सब चीज़ें इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरी वेबसाइट www.jatinverma.org से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, www.jatinverma.org से, राइट। नाउ कमिंग हियर, मॉडल बिल फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट फॉर द स्टेट्स. Water falls under state list of the constitution, meaning only that the state governments can frame a regulatory law. In 2011 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल बिल फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, लेकिन दैट वाज लाइंग इन लिम्बो ओनली, कोल्ड स्टोरेज में उसे डाल दिया गया। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में क्या क्या क्राइटेरिया है, इंडिकेटर, थीम्स, वेट्स। तो आज हमने वाटर एज एन इशू कवर किया है, और इस मैप को थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे, कौन सी रिवर जो है किससे कहाँ जाके मिलती है, राइट, और कौन सी सी में जाके गिरती है, अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल। ये थोड़ा सा स्टडी करोगे और इस क्वेश्चन को जरूर आंसर करना। टेक योर टाइम बट डू आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? नाउ NPR house to house verification has been planned by the government of India. The government proposes to update National Population Register, which already has an electronic database of more than 119 crore residents, by verifying the details of all the respondents through house to house enumeration. According to an official statement by the government. तो NPR exercise has become controversial because citizenship rules 2003 ये कहते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स के साथ लिंक किया जा सकता है। तो एक सेंसेशनलाइजेशन है मीडिया में, एक वैसे एक शंका है माइनॉरिटीज़ में, खासकर एक डाउट है कि क्या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स के चलते, इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के चलते क्या माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट किया जा सकता है इंडिया में। कपल्ड विद द पैसेज ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर हम एक होलिस्टिक पिक्चर देखें कि हो क्या रहा है, एक तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, फिर उसके बाद NPR लेके आया जा रहा है, फिर NPR के बाद ये जो रूल्स हैं 2003 के, वो ये कहते हैं कि NRC भी करवाया जा सकता है। अगर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इस तरह से करवाया जाएगा तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में पहले illegal immigrants from 6 minority religions have already been given the citizenship status, right? तो minorities को already, Muslims को छोड़ के बाकी minorities को legally identify कर लिया गया है। तो इसीलिए minorities में ये थोड़ी सी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसे गवर्नमेंट को असुवॉज करने की ज़रूरत है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा करने की कोशिश भी की। उन्होंने अपने ही होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को नेगेट करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि NRC के बाद NRC जो फैला रहे हैं वो अर्बन नेक्सल्स हैं, राइट। उन्होंने ये कहा कि होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को ना तवज्जो दें। एक वजह से उन्होंने ये हिंट किया कि NRC नहीं करवाया जाएगा। NRC के बारे में जो रूमर फैला रहे हैं वो या तो अर्बन नेक्सल्स हैं या फिर होम मिनिस्टर, मतलब या फिर जो है कांग्रेस के लोग हैं, राइट। नाउ कमिंग हियर, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, द मैनुअल डिटेल्स how an enumerator should collect information from a citizen. माफ कीजिएगा, it was a legitimate slip of tongue, genuine slip of tongue, कभी कभी हो जाता है। Now the person may be assisted to arrive at the correct year of birth by stimulating his or her memory with reference to any historical event such as war, flood, earthquake or change in regime etc. तो अब जिन लोगों को इनकी नॉलेज नहीं है तो उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, यानी कि अब हर किसी को UPSC की नहीं तो ना सही, स्टेट PCS की ना सही तो ना सही, एटलीस्ट SSC की तैयारी ज़रूर कर लेनी चाहिए, तभी कोई ये क्वेश्चन आंसर कर पाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, राइट, हिटलर कौन था, दांडी मार्च कब हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ईयर ऑफ बर्थ, एज कैन ऑल्सो बी एसरटेन्ड विद रेफरेंस टू दी birth or age of another person in the same household or in the neighboring household। मतलब पड़ोसी के बच्चे की उम्र पूछी जा सकती है, उसका नाम चिंटू है या पिंटू, ये भी पूछा जा सकता है, ये पता लगाने के लिए कि आप इस देश के वासी हैं या नहीं। बहरहाल 2 नाम जरूर याद कर लीजिएगा, एक M से है एक A से है, राइट। नाउ कमिंग हियर,
UGC issues norms for ethics in higher education. Human Resource Development Minister launched launched by the this UGC ने जो ये guidelines issue करी हैं, new guidelines for values and ethics in higher education. In a section on the role of different stakeholders, the guidelines prepared by University Grants Commission has the following advice for student unions: support the administration for the right and timely decision, and raise legitimate issues in dignified manner. Right. The guidelines also call for students to observe modesty in their overall appearance and behavior. यानी कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं CAA को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके और ये सब चीज़ों को लेके, they maintain good health and refrain from any kind of intoxicants and maintain harmony among students belonging to different socio-economic status. इसके चलते आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम यहाँ पे. JM लिंगदो कमेटी ऑन स्टूडेंट्स यूनियन क्या थी? लिंगदो कमेटी जो बनाई गई थी, राइट. ये थोड़ा सा सर्च करना, इसे एटलीस्ट डेली बेसिस पे आप लोग अपनी एक ड्यूटी लगा सकते हो, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर सकते हो, दृष्टि, शशि, अंबुज. तो डेली बेसिस पे एटलीस्ट 5 लोग 10 लोग ज़रूर ये क्वेश्चंस आंसर करें और बाकी लोग पढ़ सकते हैं, राइट. JM लिंगदो कमेटी ऑन स्टूडेंट्स मिक्सिंग ऑफ पॉलिटिक्स विद स्टूडेंट यूनियंस, ये सब पे ये कमेटी बनाई गई थी. इसी के साथ ही जुड़ी एक और डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू प्रोफेशनल एथिक्स. UGC now requires all PhD candidates to complete 2 compulsory credit courses on publication ethics from coming academic season. In a letter to all the vice chancellors, UGC secretary said 30-hour courses would provide awareness on publication ethics, misconduct and research integrity, plagiarism etc. ये सब ना हो. Now, China, Russia and Iran to hold naval drills in Gulf of Oman. ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपके लिए ज़रूरी है. China, Russia and Iran will hold joint naval drills in the Gulf of Oman at a time of heightened tensions since US withdrew from a landmark nuclear deal. अब ईरान के पक्ष में ये करा जा रहा है, राइट. चाइना, रशिया और ईरान की सपोर्ट में ये करा जा रहा है. अब मूट क्वेश्चन, हमारी कंट्री में इस टाइम पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस है. At a time when we have been applauding the deal of Chabar port with Iran, don't you think that India should have participated in this? हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, क्या उसमें एटलीस्ट इंडिया को ऑब्जर्वर नहीं बनाना चाहिए था? We should have at least stood with Iran, Russia, if not China. राइट. थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे बनता है. फॉर ईरान द ड्रिल्स पर्पस वॉज टू बोल्स्टर इंटरनेशनल कमर्शियल सिक्योरिटी इन द रीजन एंड फाइटिंग टेररिज्म एंड पायरेसी. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक नज़र मैप पे डालते हैं. गल्फ ऑफ ओमन कहाँ पड़ती है? ये है गल्फ ऑफ ओमन जो एनसर्कल्ड है रेड से. इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ पे इंडिया ये पोर्ट बना रहा है. कौन सा पोर्ट बना रहा है यहाँ पे? आप आंसर करोगे. विच पोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया? पिछले दिनों हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस में इसे डिस्कस किया है. अच्छा, ये जो सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपको देखना है. मस्कट क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है? येस और नो में आंसर करना है आपको, राइट. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये सिटी आती है या नहीं? और इसी के साथ साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितनी कंट्रीज आती हैं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, राइट. तो ये सारी चीज़ें. अब एक नज़र और डालते हैं क्रिटिकल मैरीटाइम ट्रेड चोक पॉइंट्स. अब चाइना ये चाहता है, ईरान के साथ इसलिए साइड कर रहा है. ईरान इंडिया को बहुत बार कह चुका है कि आपको यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सैंक्शंस लगाई हैं ईरान पे, उन सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए इंडिया को अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स क्या ईरान से कम करने चाहिए थे. इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है वैसे, लेकिन ईरान ये कहता है कि इंडिया को ईरान के साथ जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया का, उसे इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत थी, जबकि इंडिया ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया. Am I visible and audible now? I'm so sorry, there was a power cut. You know, we are sitting in the national capital territory of Delhi. Still India, अभी 5G 4G इंडिया में आएगा, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी आ जाए. Now coming here. Okay, thank you. Thanks for the update. Sorry for this bugger up in between. Now,
तो ये स्ट्रैटेजिकली हमें देखना है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, राइट, कि चाइना जो है ईरान से फेवर्स मांग रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, चाइना इन सब स्ट्रेट्स पे जो इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं उन पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे अभी इंडिया को सक्सेस मिली है, तो इंडियन नेवी ने चाइना की इस थियरी को समझा। तो स्यूएज कैनाल जहाँ से इंडिया की ऑयल सप्लाईज आती है, पनामा कैनाल, चाइना उन सब पे अपने शिप्स को तैनात करते चले जा रहा है, राइट। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे कौन सा आइलैंड जो है परचेज करने की कोशिश करी थी, विच कंट्री इज इट, यहाँ पे हमने एक आइलैंड है जिसका नाम एफ से है, राइट। तो एफ से नाम है, एफ फॉर फ्रेंड्स वाला, राइट। तो ये आप फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, देन बब अल मंदेब स्टेट, ये कौन सी कंट्री में ये आप बताओगे, एंड देन सुएज कैनाल, टर्किश स्ट्रेट्स। तो चाइना सब स्ट्रेट्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ये था इसमें, आप लोग थोड़ा सा इसे पढ़ लेना, ये जो स्लाइड्स पे लिखा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज एनसर्कलिंग इंडिया इन दिस मैनर। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो ये है कि इंडिया को चारों तरफ से हम्बन टोटा पोर्ट, और यहाँ पे कौन सा पोर्ट है ये आप बताओगे। बांग्लादेश में कौन सा पोर्ट है जो चाइना ने बनाया, जो चाइना ने फिनेंस किया है। म्यांमार में कौन सा पोर्ट है जो चाइना ने फिनेंस किया है, राइट। और फिर इधर पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है जो चाइना ने फिनेंस किया है, श्रीलंका में कौन सा है, और मालदीव्स में कौन सा पोर्ट है, राइट। सी ब्रिज जो मालदीव्स में बनाया गया है। तो ये सारा कुछ आप आंसर करेंगे तभी फायदा है डीएनए का, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। नाउ people perform half burials of children, closure of Ahar Kendras in Odisha invite criticism. Example 1, despite efforts to clear misconceptions surrounding the solar eclipse, people in parts of Karnataka continue to follow the practices that are not founded in science. Among the bizarre were the cases of children with disabilities being buried neck deep in compost pits during the eclipse in Vijaypura and तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट्स विद द बिलीव दैट इट वुड क्योर देम, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। सुपरस्टिशंस प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, सुपरस्टिशंस। नाउ द डिसीजन टू क्लोज डाउन आहार केंद्रास इन ओडिशा इन द व्यू ऑफ एनुअल सोलर इक्लिप्स हैज इन्वाइटेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम रैशनलिस्ट्स। तो ये कहना है रैशनलिस्ट का, क्योंकि एक ड्यूटी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, साइंटिफिक टेम्पर। कौन सा आर्टिकल है, कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। Scientific temper. Please answer this. Now coming to economy, revamp of railway fares likely. So railway is mulling rationalizing of the charges for both passenger and freight services. तो ये सरकार पॉपुलिज्म से बाहर आते हुए, बीजेपी गवर्नमेंट की एक खास बात तो खैर ज़रूर है कि पॉपुलिज्म में ये नहीं किया जाता कि चार्जेस वगैरह नहीं बढ़ाए जाते, राइट। जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेचुरली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 56 इंच का जो इनका सीना है, वो एटलीस्ट रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, कि जीएसटी लाना था तो लेकर आए, भले ही बाद में वो उसके अंजाम जो भी हों, राइट। लेकिन जो अच्छे रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाए जाते हैं। डू यू सपोर्ट फेयर हाइक इन रेलवेज, डू यू सपोर्ट टैरिफ हाइक इन रेलवेज, येस और नो। क्या रेलवेज में टैरिफ हाइक अच्छा है या नहीं। द अनाउंसमेंट कम्स एट अ टाइम when a report of CAG pointed out that steadily declining performance of railways was reflected in operating ratio of 98.44% in 2017-18, which was the worst in the last 10 years. अब अगर हम ये बैकग्राउंडर देखें, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आईएएस ऑफिसर या रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स अप्रोच लें तो साइंटिफिक प्लेन पे ऑपरेटिंग रेशियो इज द अमाउंट ऑफ amount of the money national transporter railways spends to earn each rupee. Lower the ratio, the healthier the railways. मतलब ऑपरेटिंग रेशियो कुछ ऐसा है कि रेलवे को 1 रुपया कमाने के लिए 98 पैसे खर्च करने पड़ते हैं, या फिर 100 रुपीज़ अर्न करने के लिए 98 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। Indian Railways recorded its worst operating ratio in 10 years in 2017-18 at 98.44. CAG said in a report tabled in the parliament. CAG ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है the railways would have ended up with negative balance of 5676 करोड़, यानी कि 5600 करोड़ का लॉस होता रेलवेज को। बट अगर एनटीपीसी और इरकॉन जो है अपना सरप्लस प्रॉफिट ना देती, एनटीपीसी और इरकॉन की वजह से रेलवेज को प्रॉफिट हुआ है,
वरना रेलवेज अराउंड 5600 करोड़ रुपीस के लॉस में चलती। अब आपको ये बताना है कि जो ट्रांसपोर्ट शेयर है रेलवेज का वो कितना है। ट्रांसपोर्ट शेयर एयरवेज का इंडिया में कितना है, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक का कितना परसेंटेज है ओवरऑल ट्रांसपोर्ट में, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में। फिर उसके बाद आपको रोड पे भी बताना है कि रोड पे क्या ट्रैफिक है, राइट। रोड ट्रांसपोर्ट का कितना शेयर है ओवरऑल ट्रांसपोर्ट में। प्लीज आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Right, now coming here, the audit analysis of finance accounts of Indian Railways revealed a declining trend of revenue surplus and the share of internal resources in capital expenditure. Railways ka internal resource mobilization in capital expenditure is quite low. The net revenue surplus decreased by 66% from 4900 crore rupees in 2016-17 to rupees 1665 crore in 2017-18. The share of internal resources in total capital expenditure also fell to 3.01% in 2017-18. This has resulted in greater dependence on gross budgetary support and extra budgetary resources. Right. So CAG also recommended that railways need to take steps to increase their internal revenues. आपकी तरफ से suggestions क्या क्या हैं, right? कि 3 सजेशंस एटलीस्ट कि कैसे इंटरनल रेवेन्यूज रेलवेज मोबिलाइज कर सकता है। प्लीज अप्लाई योर माइंड, वी हैव डिस्कस दीज पॉइंट्स। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे आंसर करोगे तो फायदा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज ये बताओगे यहाँ पे कि रेलवे बजट जो है जनरल बजट के साथ में कब से मर्ज किया गया था, कौन से ईयर से मर्ज किया गया था। ब्रिटिश एरा में कौन सी कमेटी थी जिसके कहने पे रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ में मर्ज किया, सेपरेट किया गया था। ए से नाम है कमेटी का, राइट। नाउ कमिंग हियर, मोर 5G स्पेक्ट्रम सेल ऑन एनविल। GS मेंस पेपर 3 telecommunications in India, preparations have started to bring in more 5G spectrum to be put on sale towards the end of year 2020. अभी ये थोड़ा दूर है। This comes in the wake of central government's decision to conduct auctions for more than 8300 megahertz of spectrum, including those to be used to offer 5G services in March to April next year. Department of Telecom will soon seek Telecom Regulatory Authority of India's recommendations on auction of spectrum in 24.75 to 27.25 gigahertz band, which is considered highly suited to 5G services deployment. Then, currently 3 spectrum bands are considered good for offering 5G: 700 MHz, 3.4 GHz and 3.6 GHz. So 3.4 to 3.6 GHz will be put up for sale in the upcoming auction. So Cellular Operator Association of India has been requesting the government to seek TRAI's views. कि TRAI's के views क्या हैं? The highest decision making body जो है इंडिया में डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। अब आप ये बताओगे डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन कब बनाया गया कंट्री में और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो gave its approval for TRAI's recommendation to put 8300 megahertz of airwaves across 22 circles up for sale. About 35% of this spectrum is for 5G services. तो 22 सर्कल जो है इंडिया के 8300 मेगाहर्ट्ज एयरवेव्स उसमें बेची जाएंगी और उसमें से 35% जो है 5G सर्विसेज होने जा रही हैं। तो इंडिया इज सून गोइंग टू बिकम अ फास्ट इंटरनेट कंट्री, फास्ट स्पीड हाई स्पीड इंटरनेट कंट्री, राइट। सो दिस इज देयर। So this is there. Now coming here, copy paste करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर जरूर ढूंढो, राइट, क्योंकि बाद में फिर प्रीलिम्स में तो कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 2018 एक बैकग्राउंडर के वे में स्टडी करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने सितंबर 2018 में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी को अप्रूव किया था, विच एम्स टू क्रिएट 4 million jobs, draw around $100 billion worth of investments into telecom industry by 2022, boost the sector's contribution to 8% of GDP from 6% in 2017, besides backing the principles of net neutrality. नेट न्यूट्रलिटी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2018 का एक अहम हिस्सा है। नेट न्यूट्रलिटी क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बिना न्यूट्रल हुए एक्सप्लेन करोगे, ये नहीं कि कोई और एक्सप्लेन करेगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है इसे प्लीज। Safeguarding the digital sovereignty of India with a focus on ensuring individual autonomy and choice, data ownership.
data ownership, privacy, and security, while recognizing data as a crucial economic resource. Among the chief aims of policy is data security of the country. Under the new telecom policy, the government plans to optimally price the spectrum, review the levies such as license fee and spectrum usage charges, as well as merger and acquisition rules. क्योंकि हमारे यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है. पहले कंपटीशन होता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, वोडाफोन, आइडिया, और इन सब में हमने कंपटीशन देखा. एयरसेल, फिर अब हम देख रहे हैं कि एयरसेल ने बैंकरप्सी फाइल कर दी और वोडाफोन के साथ में आइडिया मर्ज हो गया, और फिर जियो का आना, राइट. तो मर्जर एंड एक्विजिशन रूल्स को इस वजह से रिलैक्स करना ज़रूरी है ताकि जो एनपीएस, जो कर्ज जो है टेलीकॉम सेक्टर जो नहीं चुका पा रहा है, एनपीएस को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम किया जा सके. टेक अ फ्रेश लुक एट द स्पेक्ट्रम शेयरिंग. स्पेक्ट्रम शेयरिंग अंटिल रिसेंटली इंडिया में अलाउड नहीं थी, यानी कि अगर वोडाफोन ने स्पेक्ट्रम खरीदा है तो वोडाफोन जियो को नहीं बेच सकता था, लेकिन जियो के आने से ठीक पहले ये सब किया गया और जियो के लिए इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है. लेकिन वोडाफोन जो कंपनी एसबीआई के लोन नहीं चुका पा रही थी, एनपीएस बढ़ते चले जा रहे थे, इस वजह से वोडाफोन, एयरटेल शायद स्पेक्ट्रम लीजिंग की वजह से अपने कर्ज चुका पा रही हैं. तो और ज़्यादा स्पेक्ट्रम शेयरिंग अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं, इस पे सरकार को विचार विमर्श करने की ज़रूरत है. Now, as a part of its approach that spectrum is a key natural resource, then initial public offers, they stayed muted in 2019. Even as initial public offers stayed muted. Initial public offer क्या होता है? जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पहली बार जो है लॉन्च करती है सेंसेक्स पे पब्लिक ऑफरिंग के लिए, यानी कि पब्लिक जब उनके शेयर्स खरीदने लगती है. तो इनिशियल पब्लिक ऑफर कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसे मान लो अनअकैडमी है, अनअकैडमी अभी तो प्राइवेटली ऑन्ड है, धीरे धीरे से ये प्राइवेटली ऑन्ड कंपनी जो है जब पॉपुलर हो जाएगी, इसको और ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे ग्रो करने के लिए, साउथ अफ्रीका में, फिलीपींस में, थाईलैंड में और सब कंट्रीज़ में, राइट. तब ये कंपनी जनता को ये कहेगी कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ. इसे इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहा जाता है. इनिशियल पब्लिक ऑफर्स यदि एक ईयर में अच्छे आते हैं, ज़्यादा नंबर में आते हैं, तो फिर इसे ये माना जाता है कि हमारी कंट्री में भरोसा लोगों को है. कॉमन पीपल आर फाइंडिंग इट सेफ टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ कंपनीज विच आर लॉन्चिंग देयर शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. लेकिन अगर कम तादाद में, कम नंबर में इनिशियल पब्लिक ऑफर्स लेके आती है कोई कंपनीज, इंडिया में कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं लेके आ रही, तो ये माना जाता है कि कंपनीज को शेयर मार्केट पे कॉन्फिडेंस कम है. इसके अलावा ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है. नाउ, even as IPOs stayed muted in 2019, significant fundraising through offers for sale and qualified institutional placements ensured that overall mobilization remained vibrant in the year. In 2019, a total of 81,000 crore rupees was raised through public equity markets, which was 28% higher than rupees 63,000 crores raised in the calendar year 2018. क्लियर. इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फॉलो ऑन क्या होता है. देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफर जब पहली बार किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट. फिर उसके बाद फॉलो ऑन ऑफर्स आते रहते लाइफ में, वैसे ही, राइट. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इज एन इशुएंस ऑफ शेयर्स आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर. कंपनीज यूजुअली अनाउंस एफपीओज टू रेज इक्विटी और रिड्यूस डेट. कंपनी पहले जब ग्रो करती है तो कोई कंपनी पे विश्वास नहीं करता. बैंक भी बहुत मुश्किल से लोन देते हैं. बैंक लोन देते हैं तो कोलेट्रल लेके. फिर कंपनी की बैलेंस शीट में जब डेट ज़्यादा होता है तो कंपनी इक्विटी लाने की कोशिश करती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से पैसा लेके डेट को रिटायर किया जा सके और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सके. क्लियर. नाउ, IPOs, द फर्स्ट एवर ऑफरिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड IPO. FPO, any subsequent invitation to invest in the same business is known as follow-on public offering. Types of issues of securities in the primary market: public issue, rights issue. Right issue क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं उनको ये इशू किए जाते हैं शेयर्स. अगर कंपनी कोई नए शेयर लेके आती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है. यानी कि अगर आपकी बिल्डिंग में फॉर एग्जाम्पल 2 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर और नए बनने जा रहे हैं, तो जो पहले वाले जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऑनर हैं, बिल्डर जो है थर्ड और फोर्थ फ्लोर के बेचने का ऑफर जो है पहले एग्जिस्टिंग फ्लोर होल्डर्स को देगा, राइट.
ताकि इनका जो बिल्डिंग में ऑनरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। सिमिलरली राइट्स इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। बोनस इशू इसलिए दिया जाता है कि जो लोग लॉयल हैं कंपनी के साथ में, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड हैं, उन्हें बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि शेयर्स को प्राइवेटली बेचना, यानी कि अनिल अंबानी हैं वो अपनी कंपनी के शेयर अपनी वाइफ को बेच दें तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाएगा। ब्रीफली आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ बेसिस फॉर कंपैरिजन, इसे थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे, ये स्टैटिक इकोनॉमी है। आई कवर दीज थिंग्स इन दी अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। जिन लोगों को अनअकैडमी प्लस के बारे में नहीं पता, आप लोग अनअकैडमी प्लस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यूपीएससी कैटेगरी में आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यूज़ करेंगे कोड जतिन YT71 तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। 10% डिस्काउंट इस पर एश्योर्ड है। जतिन यूट्यूब यानी YT71, ये कोड यूज़ करके आप बेसिक इकोनॉमी का कोर्स और बेसिक पॉलिटी और करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होएगा, इन सब कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। QIP क्या होता है ये भी किसी और दिन समझेंगे। आज आई एम ऑलरेडी लेट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच। जिन लोगों को ये नहीं पता डेली ये DNA किस बेसिस पे कितने बजे किया जाता है, उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है। डेली न्यूज़ एनालिसिस एवरी डे इज़ डन एट बिटवीन 8:30 एंड 9 AM। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में ये डेली न्यूज़ एनालिसिस को स्टार्ट किया जाता है, तो आप इसे लाइव देख सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। ILFS एक बड़ा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी था। सेबी ने इसकी 3 रेटिंग एजेंसीज जिन्होंने ILFS पे रेटिंग दिया था उनको फाइन किया है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटीज़ शेयर मार्केट रेगुलेटर है इंडिया में, इसने पिनलाइज किया है रेटिंग एजेंसीज को, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, केयर एंड इकरा को, फॉर एलिजिड लैक ऑफ प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस वाइल रेटिंग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ क्राइसिस हिट ILFS। यानी कि रेटिंग एजेंसीज के ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं कि उन्हें ड्यू डिलीजेंस देखना होता है कि क्या वो रिपोर्टिंग जो दे रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं। सेबी ने ये पाया कि इन द पेक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस द डिफॉल्ट हैज अकर्ड ड्यू टू लेथार्जिक इंडिफरेंस एंड नीडलेस प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लैक्सिटी ऑफ रेटिंग एजेंसीज। सेबी के प्रोब ने यह दर्शाया कि एजेंसीज प्लेस्ड एक्सेसिव रिलायंस ऑन द सबमिशंस मेड बाय ILFS मैनेजमेंट। यानी कि कोई रेटिंग एजेंसी जब कोई रेटिंग करती है तो उनको ये ध्यान रखना होता है कि सिर्फ जो मैनेजमेंट कह रही है कंपनी की उसे ध्यान नहीं देना होता, बल्कि मार्केट में क्या चल रहा है उस कंपनी को लेकर उसे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। इवन एज देयर वर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू स्लो पेस ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन एंड डीलीवरेजिंग ऑफ द ग्रुप। डीलीवरेजिंग मतलब कर्जा जो ज़्यादा ले रहा था, कंपनी जो है कर्जा कम ले रही थी, तो एसेट मोनेटाइजेशन ILFS ने नहीं किया, जिस वजह से ILFS में लिक्विडिटी क्रंच देखा गया था, लिक्विडिटी मिसमैच। लिक्विडिटी मिसमैच ये होता है कि आपके पास क्या सफिशिएंट अमाउंट में कैश है या नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मीट करने के लिए, तो इसे हम लिक्विडिटी मिसमैच कहते हैं। ILFS का एसेट बेस अच्छा था, लेकिन ILFS ने अपने एसेट्स को समय रहते मोनेटाइज नहीं किया। सेबी क्या है? सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड इन 1992 इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। Basic functions of SEBI is to protect the interest of investors in securities and to promote and regulate the securities market। तो जाते जाते आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाऊंगा। यूलिप जो है कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? शेयर्स को तो सेबी करता ही है, यूलिप्स को कौन रेगुलेट करता है ये आप बताएंगे। इसी के साथ ही आज का DNA जो है ओवर होता है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।